हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड टर्म्स एंड बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स की पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लायबिलिटी पढ़ेंगे। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर। लायबिलिटी आर द डेब्ट्स दे आर अबाउट ओन्ड टू क्रेडिटर। लायबिलिटी हमारे नुकसान होते हैं, जैसे कि एक्सपेंस हो गया हमारे, जैसे हमें वेजेस पेड करनी है, रेंट पेड करना है, ये सब हमारी लायबिलिटी हैं। इट रिफर्स टू अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइड। जो जो फर्म होती है वो बाहर से इसका पैसा ओन करती है, मतलब अर्न करती है। उसके बाद लायबिलिटी एक हमारे लिए डेब्ट है, मतलब हमारे लिए एक नुकसान है। दे आर अमाउंट ओन टू, इसलिए जो इसका अमाउंट था वो ओन्ड होता है, तो वो किसके पास जाता है? क्रेडिटर के पास। लायबिलिटी एक तरह से हमारे बिजनेस के लिए नुकसान है, इसलिए हमारे अकाउंटेंसी में लायबिलिटी वर्ड नुकसान के लिए यूज़ होता है। जैसे कि वजह से हमें पेड करनी, तो हमारी लायबिलिटी है ये कि हमें ये पेड करना पड़ेगा, मतलब नुकसान है। और उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी ही होगी। कोई भी नई चीज़ खरीदनी है तो वो हमारे लिए एसेट्स होगी, और लायबिलिटी जो हमारा नुकसान है। उसके बाद हम लोग लायबिलिटी के फॉर्मूले के तरफ चलते हैं। तो लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, मतलब एसेट जितने भी, लायबिलिटी मतलब नुकसान होता है, और क्या कहते हैं, एसेट्स मतलब होता है जितने आपके स्टॉक है, मतलब जो आपको कुछ अर्न करके दे सकता है, वो आपके एसेट्स होते हैं। तो उसमें से माइनस करेंगे जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको, जितना आपका प्रॉफिट है माइनस आपका इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आपकी लायबिलिटी निकल आएगी। उसके बाद है डेप्टर्स। The term debtors represent those persons or firms to whom goods have been sold and or services rented on credit and payment has not received from them. Debtors वो होते हैं हमारे बिजनेस में वो पर्सन और वो फर्म होती है जो गुड्स और सोल्ड कर देती है हमें, किस में? उधार में, मतलब क्रेडिट मतलब होता है उधार में हमें दे देती है, और उसका पेमेंट हमें नहीं मिलता है, नहीं मिला होता डायरेक्टली, मतलब तुरंत पेमेंट नहीं देता, वो डेप्टर होते हैं। मतलब अ टर्म डेप्टर्स रिप्रेजेंट द persons or firms to whom goods and services are sold in, जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो वो सेल्स की जाती है रेंटेड, मतलब उधार में, एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, पेमेंट अभी उससे नहीं आई है। उसके बाद क्रेडिटर। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट, पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम। डेप्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम सेल करते हैं, और क्रेडिटर वो होता है जिनसे हम उधार लेके आते होते हैं। जैसे कि क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स, वो बिजनेस में वो पर्सन्स होते हैं और वो फर्म होती हैं जो अपना गुड्स परचेज करती हैं, उसके बाद परचेज करती हैं और अपनी सर्विसेज भी फ्री में देती हैं, पर उनका पेमेंट अभी उन्हें नहीं मिला होता है, मतलब पेमेंट बाद में मिलना और काम पहले हो जाना। परचेज़ हम करके ले आए सामान, पर अभी हमने पेमेंट नहीं किया, हमने सेल कर दिया है पर अभी पेमेंट नहीं आया, तो वो डेप्टर हो गया। और परचेज़ जो हम करके ले आए और हमने पैसे नहीं दिए, वो क्रेडिटर हो गया। उसके बाद है परचेजेस। The term purchases is used only for the purpose of goods in which the business deal. The term purchase included both cash purchase और credit purchase of goods, मतलब परचेज होता है जैसे हमने कोई सामान खरीदा, वो परचेज है हमारे लिए, बिजनेस के लिए। द टर्म परचेज इज़ यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स को परचेज करते हैं ना, वो परचेज है, मतलब आपने कुछ खरीदा है ना, तो वो परचेज हो गया। गुड्स इन द, ये बिजनेस डील्स में है कि गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स, ठीक। उसके बाद द टर्म परचेजेस इंक्लूडेड बोथ। जो टर्म हम लोग परचेज करते हैं वो बोथ होता है, कैश भी होता है, कभी कभी उधार भी होता है, मतलब क्रेडिट भी हो जाता है, कैश भी होता है, बिना कैश के भी होता है, हम शायद बैंक में भेज दें उसको, चेक फॉर्म में दे दें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है सेल्स। सेल्स होता है जैसे हम अपना बेचते हैं सामान, जैसे कि सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस।
हम लोग कुछ गेन करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए अपने सामान को सोल्ड करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, मेजरेबल मनी कॉस्ट मिल जाती है। जैसे सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब हमने अपने जैसे सामान किसी को भेजा तो वो किसी और को बेचे, शायद वो कंज्यूमर ना हो, डायरेक्टली यूज़ ना करे अपने प्रोडक्ट को, तो वो हमारे बिजनेस के लिए वो हमारा सेल्स कहलाएगा। उसके बाद सेल्स वो हमारे बिजनेस के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को बेच रहा है वो सामान, मतलब सेल कर रहा है फॉर अ मिजरेबल मनी कॉस्ट और प्राइस में। उसके बाद है हमारा एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंस वो होते हैं हमारे जो लॉसेस होते हैं हमारे बिजनेस के, इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, जब हमने प्रोड्यूस किया होगा, सामान बनाया होगा, बेचा होगा और अपनी सर्विसेज को बेचा होगा, तो वो हमारा कुछ लॉस भी हुआ होगा। ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट के साथ भी कभी कभी लॉस होता है। तो उसी के लिए हमारे जितने लॉस होते हैं, मतलब बनाने में चीज़ों को, बेचने में चीज़ों को, खरीदने में चीज़ों को, एग्ज़ाम्पल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब इसका एग्ज़ाम्पल एक्सपेंस है हमारे लिए, बिजनेस के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। ओके, तो चलिए हम लोग रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ अ रिकरिंग रेगुलर नेचर फॉर एनी सोर्स। रेवेन्यू वो होता है हमारा जो अकाउंटिंग में जो हमें कुछ इनकम अर्न करके दे, मतलब साइड इनकम जैसे आपको दे, मीन्स। तो चलिए आज हम आपको एक रेवेन्यू का एग्जांपल देकर बताते हैं कि रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ अ रिकरिंग रेगुलर नेचर फॉर एनी सोर्स, मतलब जो रेगुलर सोर्स होता है बिजनेस का, मतलब उससे प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सी मतलब अपना प्रॉफिट निकालने का कोशिश करेंगी तो मतलब प्रॉफिट निकल आएगा। तो सर रेवेन्यू का एक एग्जांपल, रेवेन्यू की डिफिनीशन है, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रेगुलर, मतलब रेगुलर बेसिस में जो बिजनेस होता है उसमें इनकम हम लोग जल्दी आसानी से निकाल लेते हैं। अब जैसे देखिए, द प्रॉफिट विच आर अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड आर टर्म्ड एज अ रेवेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसका हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, स्टॉक कॉस्टिंग, मतलब एक स्टॉक हमने ख़रीदा हुआ है 1 लाख का, उस पे बाद उसको हमने सोल्ड किया है 1,25,000 में, और जो अमाउंट है 1,25,000 हुआ, इस ये हमारा हो गया रेवेन्यू, और हमारा मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, और रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा क्या हुआ 25,000। तो मतलब ये हमने अपने मन से ऐड किया है ना, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ओके, तो आपको रेवेन्यू समझ में आएगा, कुछ हमें रेगुलर बेसिस पे जो बिज़नेस करना है उसमें अपना प्रॉफिट निकालना, ये रेवेन्यू है। फिर है इनकम, इनकम इज़ डिफाइंड फ्रॉम इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा वो होता है जो नुकसान होता है। तो अब हम लोग चलते हैं, इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, इनकम अलग है डिफरेंट रेवेन्यू अमाउंट से। जो रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स होती है, जो रिसीव फ्रॉम सेल, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, जब उसके पैसे हमारे पास आते हैं तो वो हमारे लिए रेवेन्यू हो जाता है। और द कॉस्ट ऑफ सोल्ड, जो हम जिसके लिए हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, वो हमारे क्या हो गया, एक्सपेंस। इनकम वो होती है जो हम कुछ गेन करते हैं। हमारा नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो भी यही कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जितने भी नुकसान से वो डेबिट करिए और क्रेडिट क्या करो जितनी इनकम आई है आपकी। अब इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू मतलब जितनी हमें सेल ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस एक्सपेंस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब जितने कि हमने सेल की और जितनी उसकी कॉस्ट, इसको माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम निकल आएगी। उसके बाद है ड्राइंग्स, क्या होता है ड्राइंग्स, पता है क्या होता है, पर्सनल यूज़ होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, जो हम पर्सनल, जैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके बाद हमें खुद भी तो कुछ खर्चे होंगे घर के, खुद भी तो हमारे कुछ पर्सनल होंगे यूजेस, तो इसके लिए हम अपने अकाउंटिंग में इसको ड्राइंग्स के नाम से बुलाते हैं। एनी एक्सपेंस विच आर पर्सनल यूज़ एंड प्राइवेट पेमेंट्स के लिए, मतलब एनी कैश और वैल्यू ऑफ एसेट्स विड्रॉ बाय द ओनर फ्रॉम पर्सनल यूज़ और अ प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। जो,
ओनर होता है वो कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपने बिजनेस से कुछ भी सामान लेता है, मतलब कुछ भी, मतलब स्टॉक लेता है, प्राइवेट पेमेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे अपने बिजनेस, अपने अकाउंटिंग टर्म में, ड्राइंग्स। ओके, तो दैट्स ऑल आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।